हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ अनुष्का, और आज हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963। सो इन द फर्स्ट टू लाइन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे जा रहा है? कहते हैं कि इट गवर्न्स अपार्टमेंट ओनरशिप इन महाराष्ट्र। ये जो एक्ट है ये अपार्टमेंट ओनरशिप को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट बता रहा है इट प्रोवाइड रेगुलेशन फॉर द प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैसे रेगुलेट होनी चाहिए, वो अच्छी तरह से गवर्न हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये एक्ट ऐसे काम करता है। दूसरी बात है, दिस एक्ट एम्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फ्लैट परचेजर्स एंड प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस इन द रियल एस्टेट सेक्टर। तो ये एक्ट मोस्ट बेसिकली फ्लैट ओरिएंटेड है, और जो फ्लैट खरीदने वाले इंडिविजुअल्स है ये उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? कि वो मिसलीडिंग एक्टिविटीज में फॉल ना हो जाए, फ्लैट खरीदते वक्त उनके साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो ये सब जो एज अ वॉच डॉग कौन काम करता है? महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट। अब उसकी after that we are going to discuss some important definitions which comes under this act. So first definition is flat. From the word itself flat we know flat होता क्या है, जो कि 2A1 में डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंदर। तो MOFN ने इस फ्लैट वर्ड को ऐसे डिफाइन किया है, फ्लैट इज अ सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ प्रेमिसेस यूज फॉर रेजिडेंस, ऑफिस और शोरूम पर्पस। एक सेपरेट प्रेमिसेस जो कि किसी चीज के लिए भी यूज हो सकता है, स्पेसिफिकली इसमें मेंशन किया है, जो कि जैसे रेजिडेंस के लिए यूज कर सकते हैं, ऑफिस के लिए यूज कर सकते हैं, शोरूम पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रमोटर, जो कि सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। तो प्रमोटर, बेसिकली प्रमोटर को लेमैन लैंग्वेज में हम बिल्डर भी कहते हैं। बिल्डर फ्लैट वगैरह बनाते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ है अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट और कॉजेस टू कंस्ट्रक्ट अ ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ फ्लैट और कन्वर्ट एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इनटू फ्लैट्स फॉर पर्पस ऑफ सेलिंग टू अनदर पर्सन। दूसरे बंदे को बेचने के लिए जो एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को फ्लैट में कन्वर्ट कर देता है। तो बिल्डर काइंड ऑफ वी कैन से कि वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वो सोसाइटीज है जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। और बेसिकली देखा जाए तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लेमैन लैंग्वेज का एग्जांपल है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत बल्क में जमीनें खरीद लेते हैं, फिर जैसे कहते हैं ना कि वो प्लॉट काट दिए उन्होंने, तो वो ऐसे प्लॉट काट देते हैं, वो फ्लैट बना लेते हैं, तो वो बहुत सारे वहां फ्लैट बन जाते हैं, तो एक सोसाइटी फॉर्म हो जाती है, तो वो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बन गई। तो इस एक्ट के अंदर जो भी ऐसी सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड होंगी मोफा एक्ट के अंदर, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कहलाएंगी। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, कंपीटेंट अथॉरिटी। अब इतना सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको गाइडेड है, बट उसके ऊपर एक अथॉरिटी भी होनी चाहिए जो सब इन रेगुलेशंस को एज अ वॉच डॉग काम करे। तो इट इज एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शंस आउटलाइंड इन द एक्ट। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अग्रीमेंट फॉर सेल। अगर हमको फ्लैट Now fifth point is agreement for sale. So it is an written agreement entered by promoter and the purchaser of the flat before the sale date. Obviously अगर हमको फ्लैट किसी को बेचना है तो उसके लिए हमें एक लीगल एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? प्रमोटर और परचेजर, जो बंदा बेच रहा है फ्लैट और जो बंदा खरीदने वाला है। उसके बाद आता है 6 पॉइंट, मेंटेनेंस चार्ज। अब फ्लैट बनते हैं तो उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी एक चार्ज लगता है जिसको कहते हैं मेंटेनेंस। नाउ कम्स दी प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ माडा फ्लैट ओनरशिप। अब ट्रांसफर की बात करेंगे कि ओनरशिप का ट्रांसफर कैसे होता है माडा फ्लैट में। तो इसके कुछ 5-6 पॉइंट्स है, बहुत जनरल पॉइंट्स है, डीप डिस्कशन नहीं है, बहुत जनरल पॉइंट्स है। तो अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिक डीप डिस्कशन करना है तो आप यू कैन सर्च मोर। तो इट गोज लाइक, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में इनको डिस्कस किया है कि ओनरशिप कैसे दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट आर एप्लीकेशन फॉर्म डन। पहले एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्टेन किया जाएगा, उसको अच्छे से फिल किया जाएगा। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट, शेयर सर्टिफिकेट, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम माडा, और अदर आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, करेक्टिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, स्टैम्प ड्यूटी पे की जाएगी, रजिस्टर ट्रांसफर डीड को रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। तो माडा अब वेरीफाई करेगा कि जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनको इंस्पेक्ट करेगा कि वो सही है या नहीं है, और अगर वो सही होंगे, इफ माडा इज सेटिस्फाइड विद सच इंस्पेक्शन, तो दे विल अप्रूव द ट्रांसफर। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इंटिमिडेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप।
इसमें बोलते हैं हैंडलिंग ओवर द पोजेशन टू बायर कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज। जब सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली हम ओनरशिप के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो लास्ट प्रोसेस में ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद यू विल ऑल्सो गेट अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर इफ इट्स नीडेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, टेक्निकली आ जाए या फिर कुछ और पूछ लिया जाए, बट ऑब्जेक्टिव हर जगह काम आते हैं। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। अब जो बंदा फ्लैट खरीदने आ रहा है, जैसे हमने बात करी थी कि मिसलीडिंग एक्टिविटीज से बचा रहे, उसका फेयर ट्रांजेक्शन्स हो, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ये गाइड करता है हमको। उसके बाद दिस एक्ट रेगुलेट द रोल ऑफ प्रमोटर, टिपिकली बिल्डर्स एंड प्रमोटर डेवलपर्स हु ऑल आर ऑब्लाइज टू रजिस्टर देयर प्रोजेक्ट, प्रोवाइड प्रोजेक्ट प्लान्स, लेआउट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। तो ऑब्वियसली प्रमोटर को भी ये एक फुल्ली ऑब्लाइज करता है कि प्रमोटर अपना सारी प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन परचेजर को बताए कि प्रोजेक्ट लेआउट हमारा ऐसा चल रहा है और ऐसे ऐसे फाइनेंशियली उसमें खर्चे हैं, ये सब चीजें हैं। मतलब इट इज हिज ड्यूटी टू मतलब अपडेट करना है फ्लैट ओनर को, और जो फ्लैट खरीदने वाला है बंदा उसको अपडेट करना है टाइमली कि ये सब फ्लैट के अकॉर्डिंग ये सब चीजें चल रही है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। सो इसमें बोला है मोफा इंश्योर्स दैट टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी इज क्लियर एंड मार्केटेबल। तो टाइटल इजीली नहीं मिलता है, हमें पता है। तो टाइटल की हम इट मेक श्योर, दिस एक्ट मेक श्योर्स कि टाइटल की हिस्ट्री क्लियर है, वो हर लीगल डिस्प्यूट से क्लियर है। तो वंस इट्स क्लियर देन इट्स रेडी टू बी ट्रांसफर। उसके बाद आता है रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो मोफा एक रिड्रेसल मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है। जैसे कोई भी ग्रीवियंस या डिस्प्यूट हो जाते हैं प्रमोटर और फ्लैट परचेजर के बीच में, तो ही एक्ट एज अ रिड्रेसल मैकेनिज्म। उसके बाद मोफा प्रोहिबिट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जब वो रिड्रेसल मैकेनिज्म की तरह काम करता है तो ऑब्वियसली ही ऑल्सो इट ऑल्सो इंश्योर्स कि अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, या फिर कोई भी परचेजर मिसलीड कर रहा है किसी को या डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो उसको पेनल्टी इंपोज। हम महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 और महाराष्ट्र रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट महारेरा 2012 को इसके बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगता है। तो इसका जो डिफरेंस है बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत जनरल है, बट बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में जो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट है ना, आपको ऐसे याद रखना है कि फ्लैट एक्ट जो है ये फ्लैट परचेजेस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और जो महाराष्ट्र रियल स्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट है ये होम बायर्स को ज्यादा फेवर करता है, होम बायर्स रिलेटेड प्रोविजंस को ज्यादा फॉलो करता है। तो फर्स्ट पॉइंट गोज लाइक पर्पस क्या है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट का, कि इट इनैक्टेड टू रेगुलेट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल ऑफ फ्लैट ऑन ओनरशिप बेसिस। एज आई डिस्कस कि फ्लैट बेसिस पे ज्यादा डिस्कशन करता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे है कि इट डील्स विद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को के साथ ये डील करता है, इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स के साथ ये डील करता है। ठीक है, key provisions, it address rights and responsibility of both promoters and flat purchasers. बोथ प्रमोटर और फ्लैट परचेजर, जो बंदा फ्लैट खरीदना है, उनकी राइट एंड ड्यूटीज प्रिस्क्राइब करता है। ऑन द अदर हैंड रियल स्टेट रेरा महारेरा एक्ट क्या करता है, इट रेगुलेट रियल स्टेट सेक्टर। फ्रॉम द एक्ट ओनली वी कैन से कि रियल स्टेट सेक्टर की ही बात हो रही है, और ये इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स। ये होम बायर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे फ्लैट बायर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है मोफा एक्ट में। ठीक है, इसमें महारेरा एक्ट में इट कवर्स बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल स्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद इट इन्वॉल्व्स रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट विद रेगुलेटरी अथॉरिटी, प्रोटेक्ट बायर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल। सो बोथ एक्ट एम टू रेगुलेट रियल स्टेट सेक्टर। महारेरा एक्ट जो है इट्स मोर comprehensive एंड मॉडर्न बिकॉज इट कवर्स बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स। And I hope my notes are useful for you and I have tried my best कि मैंने इस आंसर में सब कुछ इन्वॉल्व किया हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मोफा एक्ट से रिलेटेड और महारेरा एक्ट से रिलेटेड। तो आप ये कंटेंट बिल्कुल यू आर फ्री टू यूज दिस कंटेंट एंड it's very much in simplified terms. So yeah, thank you so much and be kind to everyone.